जो देखा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर था। अब हम चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं। आपका पहला टॉपिक है चैप्टर का फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, यानी 18th सेंचुरी में फ्रेंच की सोसाइटी में क्लासिफिकेशन क्या था, किस किस तरीके के लोग रहते थे, उनका प्रोफेशन क्या था। उस वक्त हम फ्यूडल सोसाइटी फ्रेंच सोसाइटी जो कि उसे हम फ्यूडल सोसाइटी कहते हैं या ओल्ड एज में कहते हैं। ये कब से था, ये कब तक था, बिफोर 1789। हम बात कर रहे हैं फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, जब फ्रांस की क्रांति हुई। उसके पहले यानी आपको पता है 14 जुलाई 1789 को फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आउटब्रेक हुआ। उसके पहले जो सोसाइटी फ्रांस की थी उसे हम फ्यूडल सोसाइटी के नाम से जानते हैं। यहाँ की सोसाइटी फ्रांस की जो सोसाइटी थी उसको 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया था, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। ठीक है, फ्रेंच सोसाइटी को 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया था, 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया था। जो फर्स्ट ग्रुप इज फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। अब फर्स्ट स्टेट में कौन से लोग रहते थे, तो उस टाइम पे फ्रांस में जो क्लर्जीज थे, क्लर्जीज का मतलब पादरी या पोप। जैसे इस चीज़ को मैं एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करती हूँ आपको। जैसे एंशिएंट टाइम में अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो पुरोहित होते थे वो सबसे टॉप पे थे। ठीक है, ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर सबसे नीचे जो सोसाइटी का तबका था वो शूद्र का था। यानी इंडियन सोसाइटी 4 पार्ट में डिवाइड होती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण यानी पुरोहित, उसका काम था लोगों को ज्ञान देना, वेद के बारे में जानकारी देना। ये सोसाइटी में टॉप मोस्ट थे और सबसे नीचे जो थे वो शूद्र थे। शूद्र का काम था इन तीनों ये जो ग्रुप था उसकी सेवा करना, साफ सफाई का काम करना, सैनिटेशन का काम करना वगैरह। ये तो इंडिया की बात हो गई। लेकिन फ्रांस में क्या था, जो फर्स्ट स्टेट वाले थे वो उस ग्रुप में क्लर्जीज को रखा गया था, यानी जो पादरी थे या जो पोप थे वो इस स्टेट से बिलोंग करते थे। ठीक है, अब सेकेंड स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड स्टेट इनका था नोबेलिटी का एक ग्रुप हुआ करता था। ठीक है, अब नोबेलिटी ये कौन से लोग थे, तो ये क्लर्जी जो पॉप होते थे, विजापुर में रहते थे, उनके जो भी रिलेटिव्स होते थे वो नोबेलिटी कहलाते थे और वो सेकेंड स्टेट से बिलोंग करते थे। व्हाट इज माय पॉइंट्स। अब थर्ड स्टेट बच गया, तो थर्ड स्टेट में कौन से लोग रहते थे, तो थर्ड स्टेट में बच्चों जो पीजेंट्स थे, जो मर्चेंट्स थे, जो टीचर्स थे, जो लैबरर्स थे, मतलब जिनका स्टेटस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हाई नहीं था उनको थर्ड स्टेट में रखा गया था। ठीक है, तो ये तो आपके फ्रेंच सोसाइटी का क्लासिफिकेशन हो गया। क्लासिफिकेशन क्या हुआ, फ्रांस की सोसाइटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। First state belongs to clergy, second state belongs to nobility, and third state belongs to peasant, merchant, labor, and etc. ठीक है, क्लर्जी जो थे वो पोप में रहने वाले पादरी हुआ करते थे। इनके रिलेटिव जो थे, जो इनके भाई भतीजा वगैरह वगैरह, ये नोबिलिटी कहलाए। और जो समाज का सबसे निचला तबका था जिसमें कि कृषक वर्ग, मजदूर वर्ग, ये लोग थे, ये थर्ड स्टेट के अंतर्गत आते थे। अब हुआ क्या था कि अगर कोई भी व्यक्ति इन दोनों स्टेट में पैदा होता है, दैट मीन फर्स्ट स्टेट में पैदा होता है या फिर सेकेंड स्टेट में पैदा होता है, दैट मीन कि वो क्लर्जी से बिलोंग करता है या नोबिलिटी से बिलोंग करता है, तो बाई बर्थ उसे कुछ प्रिविलेजेस मिला हुआ है। प्रिविलेजेस का मतलब होता है विशेषाधिकार, मतलब उसको पैदा होते ही वो राइट मिल जाएगा। ठीक है, राइट क्या मिला हुआ था, those who belongs to clergies or nobility enjoyed privileges based on birth। जन्म के आधार पर उन्हें विशेषाधिकार मिला हुआ था। वो विशेषाधिकार था क्या, वो टैक्स के बर्डन से फ्री थे। ठीक है, उनको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। क्यों नहीं पे करना है, बिकॉज दे बिलोंग टू क्लर्जीज, दे बिलोंग टू नोबिलिटी। तो अगर इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाए तो ये आपके हिसाब से क्या सही लगता है आपको, कभी भी सही नहीं है। ठीक है, अब बच गया टैक्स, ना तो फर्स्ट स्टेट वाले पे कर रहे हैं ना ही सेकेंड स्टेट
वाले पे कर रहे हैं, ठीक है। अब टैक्स का सारा बर्डन किस पे आता है? थर्ड स्टेट पे, ठीक है। अब थर्ड स्टेट में अब एक तो ये लोग ऑलरेडी पहले से ही बहुत दबे पिछड़े लोग हैं, तो अभी टैक्स का बर्डन इनको क्या करेगा और भी सप्रेस कर देगा। हुआ ये कि इन्हें टैक्स पे करना होता था। देखिए दो चीजें थी इनके साथ, एक तो ये टैक्स को पे करेंगे ही करेंगे, और दूसरी चीज ये थी कि रेंटल सर्विसेज, अब ये लोग क्या करेंगे? क्लर्जिस को भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे और जो नोबैलिटी होगी उसकी उसे भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। अब इसका एग्जांपल अगर मैं देखूँ इंडिया के फाइनेंस में देखती हूँ, तो जो भी ब्राह्मण थे, ठीक है, ब्राह्मण को बहुत पूजनीय माना जाता था भारतीय समाज में। तो जो शूद्र होते थे वो उनके घरों में काम करते थे, उनका नाली साफ करना, उनके घर की जो भी गंदगी जो वेस्ट थे उसको बाहर फेंकना, और अगर ब्राह्मण बैठे हुए हैं तो फिर उनके लेवल पे नहीं बैठना एंड एक्सेट्रा। तो समझ लीजिए कुछ ऐसा ही सिचुएशन यहाँ पे भी था कि जो लेबर वाले थे, मर्चेंट्स, पीजेंट्स वगैरह, ये लोग टैक्स को पे करते ही थे और साथ ही साथ अपनी सर्विस को क्लर्जिस एज वेल एज नोबेलिटी को भी अपनी सर्विस इन्हें प्रोवाइड करनी पड़ती थी। अभी की दिक्कत क्या था कि ये जो थर्ड स्टेट था बच्चों, ठीक है, इसकी पॉपुलेशन जो थी वो नियर अबाउट 90% पॉपुलेशन की थी, यानी फ्रांस में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन क्या हो गई? थर्ड स्टेट की हो गई। तो इसके अकॉर्डिंग जो लैंड होना चाहिए, लैंड भी इनके पास ज्यादा होना चाहिए, बट क्या था? केस बिल्कुल उल्टा था। लैंड जो था, क्लर्जीज और नोबेलिटी, इन्होंने 60% लैंड को कैप्चर कर रखा हुआ था, ठीक है। 60% लैंड को फर्स्ट और सेकंड स्टेट वालों ने कैप्चर कर रखा, बचा कितना आपका? 40%, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इनकी पॉपुलेशन कम है तो इनके पास लैंड ज्यादा है, उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है तो इनके पास लैंड कम है। तो अब ऐसे में अगर टैक्स का सारा बर्डन इन पे डाल दिया जाए तो फिर इनकी लाइफ जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी कि इन्हें अपने घर का खर्च भी चलाना है, फिर सरकार को टैक्स भी पे करने, और टैक्स भी दो तरीके के लगते हैं, ठीक है। एक था आर्काइक और दूसरा था टैरिफ, ठीक है। तो एक जो है वो एक टैक्स को लगाने का अधिकार क्या था? जो क्लर्जीज थे, मतलब जो गिरजा, जो चर्च हुआ करता था ना आपका, ठीक है, चर्च जो है वो टैक्स लगाता था, उस टैक्स को भी पे करना है इन्हें। और दूसरा जो है टैक्स जो राजा लगाता था, तो राजा जो टैक्स लगाए उसको भी पे करना है। तो अगर मान ली और ये जो था ना टिकस और टैरिफ, ये 1/10 लगता था टैक्स, ठीक है, 1/10% टैक्स लगता था। मान लीजिए कि आपने 100 क्विंटल गेहूं का प्रोडक्शन किया, तो 100 क्विंटल गेहूं में से 10 क्विंटल क्या है? टैक्स के रूप में आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। फ्यूडल सोसाइटी क्या होता है? फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे। फ्यूडल का मतलब होता है सामंत। सामंत वो लोग थे जिनके ऐसे इंडिया के फ्रेंड्स में आप जमींदार समझ लीजिए। जमींदार कौन होता है? जिसके पास बहुत सारी जमीनें होती हैं, ठीक है। तो वैसे ही फ्रांस में क्या थे? फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे। कौन होते थे? फ्यूडल लॉर्ड्स, ठीक है, फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे। इनके पास जमीनें बहुत ज्यादा होती थी और उस जमीनों को ये लोग मर्चेंट, पीजेंट या लेबर्स को दिया करते थे, खेती करवाते थे और फिर उनसे क्या लेते थे? रेंट लेते, ठीक है, उनसे क्या लेते थे ये लोग? रेंट लेते थे। तो ये था आपका फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। क्या स्ट्रक्चर था, क्या क्लासिफिकेशन था, समाज कितने टुकड़ों में टूटा हुआ था, एंड वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे मैं आपको लुईस 16 के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। 1774 में लुईस 16 जो कि बर्बन डायनेस्टी या बर्बन फैमिली से बिलोंग करते हैं वो राजा बने, ठीक है। अब आपने बर्बन का नाम आपने सुना है क्या? बर्बन की बिस्किट आती है, ठीक है। तो बर्बन ये बिस्किट वालों ने क्या है ना, ये रॉयल लोगों को दिखाता है, रॉयल्टी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये ब्रिटेन से बिलोंग करता है बर्बन, तो इसी के नाम पे बर्बन की बिस्किट भी आती है, पता नहीं अब आती है कि नहीं, ठीक है। तो 1774 में लुईस 16 जो है, जो कि बर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ये राजा बनते हैं फ्रांस के। उनकी शादी होती है, ठीक है। कहाँ किससे होती है?
एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी, ठीक है, मेरी अंटोनेट, ठीक है, मेरी अंटोनेट से इनकी शादी होती है। दो चीजें हैं आपका, दो कंट्री है, एक है आपका ऑस्ट्रिया और एक है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रिया की कैपिटल कैनबरा है और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल आप कुछ चेक कीजिएगा, सब मैं बताऊं। देखिए ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल आपकी कैनबरा है, ठीक है। एक बात समझ लीजिएगा, यहाँ ऑस्ट्रियन राजकुमारी कहने से आप लोग ऑस्ट्रेलिया वाला समझ लेते हैं, तो वो प्रिंसेस ऑस्ट्रेलिया की नहीं थी, वो प्रिंसेस ऑस्ट्रिया की थी। ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है? वियना है, ये ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से लुई 16 की शादी होती है और जब वो राजगद्दी संभालते हैं, राजा बनते हैं, तो उन्हें क्या मिलता है? एक इम्पटी ट्रेजर मिलता है, राजकोष जो है वो पूरा खाली मिलता है। तो राजकोष खाली क्यों हो गया था? वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। ये चीजें समझ में आई, होप सो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप उसको कमेंट सेक्शन में पुट कीजिएगा। आई विल रिजॉल्व योर डाउट। थैंक यू सो मच।